मौसम अभी जो बदला है, अचानक ठंड आई है, बहुत सारे माता पिता जो हैं वो थोड़ी सी लापरवाह हैं ठंड के प्रति। ये होता है कि सर्दी खांसी जुकाम की बातें जो भी चीज़ होती है मदर में अगर हुई, बच्चा नज़दीक में है, दूध पिला रहे हैं और क्लोजली एसोसिएटेड करके रखे हैं, तो उनका इन्फेक्शन फैलने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा बच्चे को लोग लंबे टाइम तक, जाड़े के मौसम में खासकर देखा जाता है कि लोग लंबे टाइम तक कपड़े को पहनाए रहते हैं, उसको वॉश नहीं करते हैं, धोते नहीं हैं, तो पसीना जो अंदर में निकलता है वो पसीना भी शरीर में थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हुआ और नोचने लगता है, तो बच्चा उस समय रह नहीं पाता है। तो नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी कोई गंभीर मुद्दा या समस्या होती है जिससे जनता प्रभावित होती है, या कोई ऐसा मुद्दा जिससे हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है, उस मुद्दे को हम लाते हैं। देखिए, ठंड का मौसम कितना खतरनाक होता है। 5 से 7% नवजात बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट होता है। आज देख लीजिए, DMCH से लेकर के कई प्राइवेट नर्सिंग होम तक छोटे बच्चों को लेकर के हमने देखा है कि इलाज के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं। नाक बंद हो जाना, तेज़ बुखार। हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ और दरभंगा के वरिष्ठ डॉक्टर मृदुल शुक्ला हैं, जो कि गंभीर, जरा आप मेरा 10 मिनट का यह कार्यक्रम अवश्य देखें, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ मामला है। खासकर अभी देखा जाता है कि बच्चों में ठंड के मौसम में कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, 10% तक कैजुअलिटी हो जाती है। कैसे होता है ये, प्रारंभ क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने माध्यम से हमारे मिथिलांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश को मेरी बातों से अवगत कराने जा रहे हैं। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला है। आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चंस उठाया है अभी और अपना टॉपिक रखा है कि अभी ये जो मौसम अभी जो बदला है, अचानक ठंड आई है, बहुत सारे माता पिता जो हैं वो थोड़ी सी लापरवाह हैं ठंड के प्रति। तो बच्चे को प्रॉपर कपड़ा ना देना, या फिर कपड़ा कभी डालते हैं तो बच्चे को इतना ज़्यादा कपड़ा डाल देते हैं, तो कभी कभी कहते हैं कि ओवर क्लॉथिंग भी कराने के कारण क्या होता है कि बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन अभी जो हमारे पास नली क्लिनिक में जो मरीज आ रहे हैं उसमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार, सांस मारने की प्रक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्निया, दम फूलने की प्रक्रिया जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं, वो सारा का सारा लेकर बच्चे लोग कंप्लेन लेकर आ रहे हैं। कभी कभी कोई बच्चे ऐसे भी हैं कि हाई ग्रेड फीवर के साथ कन्वल्सन लेकर, जिनको चमकी बुखार बोलते हैं, चमकी लेकर आते हैं। सांस की प्रॉब्लम आ रही है जिसको आप लोग सामान्य भाषा में निमोनिया बोलते हैं, उसको लेकर आ रहे हैं। और कोल्ड डायरिया का भी जो है केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे मार्केट में भी है। बच्चों को देखा जाता है कि थोड़ा सा माता का भी इफेक्ट पड़ता है नवजात में, तो माता को जो बीमारी होती है वो बच्चों में भी आती है, लेकिन ये पता नहीं लग पाता। उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहला बात है कि सारी माताओं की बीमारियां नहीं आती हैं। वैसा बीमारी जो माँ या जो क्लोजली एसोसिएटेड फैमिली मेम्बर है उनको अगर मान लीजिए कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो वैसे कंडीशन में होता है क्या है कि जाड़े के मौसम होने के कारण सभी आदमी अपने बच्चों को नज़दीक सटा के रखते हैं, छाती से रखते हैं, जिसको कंगारुइंग मदर कहते हैं। तो अगर मदर इन्फेक्टेड है और मान लीजिए कि वायरल इन्फेक्शन उनको लगा पड़ा हुआ है, तो क्लोजली एसोसिएशन होने के कारण क्या होता है कि माँ के सांस से जो भी वायरस निकलता है या कॉन्टामिनेटेड जो भी उसके एजेंट्स हैं वो निकलते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो कॉजेटिव एजेंट्स अल्टीमेटली इनहेल होता है मदर में, बच्चों में। तो नतीजा होता है कि मदर बहुत सारी चीज़ों को तो टॉलरेट भी कर पाती है, बच्चे छोटे होते हैं तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो सामान्य कंडीशंस में यही होता है कि सर्दी खांसी जुकाम की बातें जो भी चीज़ होती है मदर में अगर हुई, बच्चा नज़दीक में है, दूध पिला रहे हैं और क्लोजली एसोसिएटेड करके रखे हैं, तो उनका इन्फेक्शन फैलने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों में वो बीमारियाँ आने का चांसेस होता है। एक बहुत बड़ा सवाल है जिससे महिलाएं भी परेशान, परिवार के लोग। बच्चा ज़्यादा चिल्लाता है, लोग कहते हैं कि पेट में दर्द है, अलग अलग तरह के कयास लगाए जाते हैं। उस समय क्या करना चाहिए अगर बच्चा चिल्ला रहा है पेट छूने पर? या देखिए, बच्चा के रोने का बहुत सारा कारण है। बहुत सारे बच्चे का ऐसा होता है कि भूख लगी होती है, माँ नहीं समझ पाती है तो दूध के बिना रोने लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नींद की स्थिति में है, लोग खिलाने के लिए उसको जगा रहे हैं तो भी बच्चा रोना शुरू कर देता है। इसके अलावा बच्चे को लोग लंबे टाइम तक, जाड़े के मौसम में खासकर देखा जाता है कि लोग लंबे टाइम तक कपड़े को पहनाए रहते हैं, उसको वॉश नहीं करते हैं, धोते नहीं हैं, तो पसीना जो अंदर में निकलता है वो पसीना भी शरीर में थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हुआ और नोचने लगता है, तो बच्चा उस समय रह नहीं पाता है। तो बच्चा बता नहीं पाता है, तो इसलिए वो रोने की प्रक्रिया से प्रेजेंट करता है। सर्दी जुकाम अगर होती है, सर्दी जुकाम में नाक बंद हो जाता है तो भी बच्चा रोने लगता है। नाक बंद होने के कारण स्टिचिंग ट्यूब में इन्फेक्शन आती है, जो एक प्रेशर इफेक्ट वो कंट्रोल करता है नाक और कान के बीच में। उस स्टिचिंग ट्यूब में ब्लॉकेज आती है तो कान में सेंसेशन आती है एबनॉर्मल, और कान की दर्द भी बढ़ जाती है।
तो कान का में दर्द आना, नाक का बंद होना, सांस लेने में दिक्कत होना, भूख का नहीं लगना, शरीर में ईचिंग आना, और साथ ही साथ कभी कभी इन सर्दियों का क्या होता है कि बच्चा अगर ऐसे कंडीशंस में है, सांस लेने की प्रक्रिया किसी कारण से अगर उसकी बढ़ती है तो एरोफेजिया भी होता है, मतलब कि हवा भी बच्चा पेट में ले लेता है सांस जल्दी जल्दी लेने के क्रम में। तो उस एरोफेजिया के कारण भी ओवर डिस्टेंशन पे एब्डोमेन का होता है, तो अल्टीमेटली उसमें क्या होता है कि पेट दर्द वगैरह होने लगता है। तो मल्टीपल काउज हैं जिसके कारण से बच्चों में रोने की प्रक्रिया आती है, और बच्चे के पास एकमात्र सिग्नल देने का पॉइंट होता है कि वो रोने लगता है। तो डॉक्टर के पास निश्चित रूप से वैसे कंडीशन में जाना चाहिए, और डॉक्टर का ये कंसर्न ये होता है कि उसके निश्चित रूप से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शंस का पार्ट को कंक्लूड करें। दूसरा पार्ट होता है कि ऑटोस्कोपी करके उसके नेजल कंजेशंस के पार्ट्स को का इफेक्ट हमारे कान में आता है, तो उस पार्ट को भी देखिए कि कान में तो कोई कंजेशन नहीं है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंजेस्टेड हो जाता है, तो ऑटोस्कोपी वगैरह जरूर करके उसको देख लेना चाहिए। साथ ही साथ होता है कि जब ये सुविधाएँ उपलब्ध ना होती है तो जनरली पेडिट्रिशियन या जो MBBS डॉक्टर हैं या गांव में क्विक भी हैं, वो सारे चीज़ों को कंक्लूड करके कंबाइंड ये से ड्रग कि हाँ भाई नाक की भी दवा दे दिए, थोड़ा सर्दी का भी दे दिए, थोड़ा दर्द का भी दे दिए, थोड़ा बुखार का भी दे दिए, तो कंबाइंड बोलते हैं कि कॉकटेल ट्रीटमेंट करना, तो वो कॉकटेल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चे को उससे राहत मिलती है। लेकिन निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों में कभी हम एक्सक्लूड ये नहीं कर सकते हैं कि और ज़्यादा रोना किसी और बीमारी का द्योतक नहीं हो सकता है। तो उस पार्ट को एक्सक्लूड करने के लिए निश्चित रूप से जो हमारे नियर बाई में पेडिट्रिशियन है उनसे मिलके उस पार्ट को एक्सक्लूड कर लेना चाहिए। यही एक बात हम कई बार जो अपने दर्शक हैं उनको कहना चाहते हैं कि देखिए, विशेषज्ञ के पास जाए, एक मेडिसिन का ट्रीटमेंट करते हैं, कोई बच्चा चला गया, एक शिशु रोग विशेषज्ञ उस बच्चे को देखता है, क्या अंतर है? क्या मेडिसिन से जो डॉक्टर हैं वो करें या शिशु रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए? जनरली देखिए, सामान्य कंडीशंस में क्या होता है कि जब स्पेसिफिकेशन होती है बीमारी की ना, तो अब मान लीजिए कि जो पेडियाट्रिक्स का कंसर्न पार्ट है, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो बच्चों में, बड़ों आदमी में वो नॉर्मल है और बच्चे में वो एबनॉर्मल है, जो बच्चे में नॉर्मल है वो बड़ों में एबनॉर्मल है। जैसे सांस का रेट है, तो बड़े आदमी में 18 से 20 बार की सांस की अगर गति है तो नॉर्मल है, लेकिन छोटे बच्चों में 50 बार भी चल रहा है तो नॉर्मल है। तो अब सांस की गति बच्चों में उससे अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको निमोनिया में मानते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। छोटे बड़े आदमी में 25-30 के आसपास ही चला जाता है तो हम लोग नॉर्मल मानते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करने के लिए आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जो जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है, उसके द्वारा हम ऑक्सीजन सेचुरेशन हो, पल्स मीटर ये पार्ट हो, पल्स रेट हो, सबको मेजर कर पाते हैं। तो इसकी जो कैलकुलेट करने की प्रक्रियाएँ हैं वो बेसिकली हमारे पेडिट्रिशियन एक्सपर्ट होते हैं। और रही बात डोजिंग की प्रक्रिया, तो डोज भी और कैसा उसका कंपोजिशन बन के मार्केट में आ रहा है, तो जो मेडिसिन वाले हैं वो मेडिसिन के पार्ट को रेगुलेट कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। जो पेडिट्रिशियन है उनकी डोजिंग की प्रक्रियाएं अलग होती है, बच्चों में डोजिंग की प्रक्रियाएं अलग होती हैं, तो कम्प्लीटली ये डिफरेंट है। तत्कालीन कंडीशंस में अगर ठीक है पेडिट्रिशियन उपलब्ध नहीं है तो आप निश्चित रूप से किसी न किसी एटलीस्ट MBBS से तो ज़रूर दिखाइए। लेकिन अगर सुविधाएं उपलब्ध है तो निश्चित रूप से जो विशेषज्ञ हैं उनके पास दिखाएं, क्योंकि उनके डोज कैलकुलेट करने का तरीका और बीमारी को परसीव करने का तरीका जो है वो दोनों ही बिल्कुल निश्चित रूप से मेडिसिन वाले से या सर्जरी वाले से बिल्कुल अलग होता है, और निश्चित रूप से ये करना चाहिए। जब बच्चों में जब नाक बंद होता है, देखते हैं कि वो थोड़ा सा कहता है चमकी आ जाता है, या फिर पूरा नाक घरघराने लगता है, पूरा नाक बंद हो जाता है, वो पूरा लगता है कि सफोकेटेड हो रहा है, तो उसको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? उस सब जगह देखिए बेसिकली क्या है ना कि अब तो बच्चे का नाक साफ करने के लिए माउथ शक्कर, म्यूकस शक्कर के रूप में आता है, जो मार्केट में वैसे भी आपको उपलब्ध मिल जाएगा। हम लोग के यहाँ भी लगभग 20-30 रुपये में म्यूकस शक्कर आता है, जो नाक में डाल के लोग शक कर लेता है, तो निगेटिव प्रेशर से वो निकल जाता है। तो उसको लोग कप को निकाल देना चाहिए नीचे, क्योंकि बच्चा के अंदर में अगर वो सूख गया नाक में तो नेजल ब्लॉकेज कराएगा। साथ ही साथ कि म्यूकस का जो कंटेंट है वो भी रहेगा ब्लॉक, तो सांस हवा को जाने नहीं देगा, तो बच्चे में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। बीच में बच्चा मुंह खोल के सांस लेने लगता है, ऑक्सीजन की लैकिंग होती है, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो बच्चा को चमकी आने का चांसेस भी, उसमें भी हाइपोक्सिक जो सीजर होता है वो होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में कि नाक को म्यूकस शक्कर से निकाल के साफ रखें। नाक अगर बंद है तो 2 साल के नीचे के बच्चे तक में हम लोग का 3 नॉर्मल सलाइन आता है, वो नॉर्मल सलाइन का हम लोग यूटिलाइज करते हैं।
और नमक पानी जिसको कहते हैं, उसको मिला के हम लोग नाक में डाल देते हैं तो नाक खुल जाता है। तो ये हाइपरटोनिक सलाइन हम लोग उसमें डालते हैं। दूसरा इसके अलावा होता है कि 2 साल से ऊपर के बच्चे आते होते हैं तो उसमें परसेंटेज वाइज बहुत सारा होता है कि 0.25%, 5% का, तो एज के हिसाब से उसका जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन का जो कंपोजिशन आता है उस पार्ट को नाक में डालने से जो भी वहाँ डायलेटेशन है वो कम होता है, कंजेशन कम हो जाता है और नाक खुल जाता है। तो नाक खोलने की प्रक्रिया में नाक को साफ करना और नेजल डिकंजेसेंट को डालना उपयुक्त माना जाएगा। बच्चों में जो दवा का डोज होता है, कहा जाता है कि जो अनबैलेंस थोड़ा सा भी होता है तो बच्चे में साइड इफ़ेक्ट भी होता है। किसी कोई कहते हैं एंटीबायोटिक बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। दूसरी बात कि बच्चों में खुद लोग एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, थोड़ा सा भी तबीयत खराब खुद एक्सपेरिमेंट किए, तो क्या लगता है कि उस बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट जायज़ है? देखिए, किसी भी आदमी के हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होना उसमें तो निश्चित रूप से ना करें, क्योंकि ये जानलेवा प्रॉब्लम। आप ये बात बताइए कि घर में अगर आप बढ़ई का काम करवाते हैं तो आप राजमिस्त्री को तो यूज़ नहीं करते हैं। अगर ईंटा जुड़वाते हैं तो बढ़ई मिस्त्री का यूज़ नहीं करते हैं, या कोई सामान्य आदमी आपके घर का ईंटा और राजमिस्त्री बढ़ई मिस्त्री का तो काम कर नहीं देता। सुनार के पास सोने का काम करवाने जाते हैं, लोहार के पास लोहे का काम करवाने जाते हैं। तो चिकित्सक के लिए निश्चित रूप से चिकित्सक के पास आप चिकित्सा करवाने जाएँ, न कि अपने को कि आपको उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो हम लोग कभी प्रेफर नहीं करते हैं कि बिना जानकार वाले आदमी के पास आप इस पार्ट के काम करने को जाएँ। सामान्य कंडीशंस में लोग यही बोलता है कि झोला छाप के पास भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, बट मैं उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि नियम अनुसार तो लोग बोलते हैं कि भाई उनकी डिग्री नहीं है तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ग्रामीण परिवेश में जितने हमारी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, अगर झोला छाप डॉक्टर हमारे ग्रामीण परिवेश में ना रहें, मैं यहाँ से कोई भी ड्रग अगर प्रिस्क्राइब करके भेजता हूँ तो रोज़ तो मेरे पास आकर वो इंजेक्शन नहीं लेने आएंगे, मेरे पास सारी चीज़ों की सुविधा लेने हर रोज़ तो नहीं आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में उन लोगों का बहुत अहम योगदान है। मैं तो उनको समझिए कि ग्रामीण स्तर पे अस्पताल का भगवान स्वरूप ही मानता हूँ झोला छाप डॉक्टरों को, ठीक है, कि उनके रहने के कारण हमारे यहाँ की लगभग 90% जो व्यवस्थाएं हैं वो लोग अपने हाथ में लेकर उस पार्ट को कर पाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूँ उन सबों का। अंतिम सवाल, IB स्मृति और रोज द मेडिसिटी दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अलग अलग क्या सुविधाएं हैं? देखिए, रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल जो है बेसिकली वहाँ की कंसल्टेंट जो है मेरी वाइफ है, और वहाँ पे बेसिकली जो सर्जिकल पार्ट्स है, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो या फिर आप ओपन सर्जरी भी हो या गायनेकोलॉजिकल सर्जरी जितना भी है आपका, इसके अलावा वहाँ पे यूरो सर्जरी है, और साथ ही साथ वहाँ पे IVF सेंटर उपलब्ध है। तो जितना भी सर्जिकल प्रोसीड्योर है वो वहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा वहाँ पे शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक है, साथ ही साथ वहाँ पे लैब की व्यवस्थाएं हैं जो लाल पैथ लैब के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। वहाँ मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जितना भी ये रेडियोलॉजी का कंसर्न पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट वहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह की व्यवस्था रखे हैं, जो इंडोर रेस्टोरेंट से मरीजों को खाना अच्छे से मिल जाता है। फिजियोथेरेपी वाले लोग वहाँ पे हैं जो फिजियोथेरेपी की प्रक्रिया हो जाती है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन देने के लिए जो हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो होते हैं तो उन लोगों की भी वहाँ व्यवस्थाएँ हैं, वो लोग हैं। डेंटल सर्जन भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो ये सारे के सारा उपलब्धता हमारे रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर में है, और IVF सेंटर ऑलरेडी नेम बता रहा है तो IVF की प्रक्रिया वहाँ होती है। हमारे IB स्मृति आरोग्य सदन में जनरल मेडिसिन की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें ICU, NICU वगैरह है। तो NICU की कंडक्ट के पार्ट को हम लोग पेडिटिशियन देखते हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पेडिटिशियन है और फिजिशियन का काम जो है वो होता है। इसके अलावा डायलिसिस की सुविधाएँ उपलब्ध है। यहाँ भी सर्जिकल प्रोसीड्योर किया जाता है, जो आयुष्मान योजना के तहत हमारा ये IB स्मृति आरोग्य सदन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। तो इस हॉस्पिटल में आके आप फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान योजना के तहत जो भी सुविधाएं मिलती है आप IB स्मृति आरोग्य सदन में उन सारे सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। तो धन्यवाद। देखिए, समाज में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो है स्वास्थ्य की जानकारी, क्योंकि अचानक पल में क्या हो जाए कोई पता नहीं लगता, और उस समय आपको सीख देने वाले, सलाह देने वाले दर्जनों लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन दर्जनों लोग के सलाह से आप कंफ्यूज होते हैं, जिससे कैजुअलिटी होती है आपकी मरीज़ में। और लगातार हमने देखा है कितने मरीजों को मरते हुए देखा है, कितने मरीजों को परेशान होते हुए देखा है। इस परिस्थिति में आपका नैतिक दायित्व बनता है कि जिस बीमारी से संबंधित आपका मरीज ग्रसित है उसके विशेषज्ञ के पास ही जाएं। और इसी के लिए हम अपना विशेष कार्यक्रम दरभंगा के तमाम वरीय अनुभवी डॉक्टरों के संवाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि कम से कम 5 बच्चों की भी जान बचाई जा सके। तो देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, और इस खबर को नीचे में जो चल रहा है उस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।